ज्योतिष की क्लास 8 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की क्लास 8 के अंदर छोटा सा पार्ट ज्योतिष क्लास 7 का एक प्रैक्टिस कुंडली भी बनाकर हम चेक करेंगे, जो हमने पिछली बार चेक किया था पीएससी कॉन्सेप्ट के अंदर, जहां पर हम किसी भी कुंडली के किसी भी भाव का विश्लेषण कर रहे थे कि वो भाव कितना फल देने योग्य है। और कोई भी प्रश्नकर्ता जब आपके पास आता है किसी भी प्रश्न को लेकर, वो किसी ना किसी भाव से संबंधित होता है, तो हम उस भाव का विश्लेषण किस प्रकार कर सकते हैं, उस विषय में हमने आपको पीएससी का कॉन्सेप्ट बताया था। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको राम जी और कृष्ण जी की कुंडली के विश्लेषण करवाया था। क्योंकि इन दोनों की कुंडली के अंदर सभी कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही था, तो फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक था। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस कुंडली दे रहा हूं, जिसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट होंगे। इस कुंडली के अंदर एक सामान्य मनुष्य की है, और उसका हम विश्लेषण करते हैं भाव के हिसाब से। 2-3 भाव का बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। जिन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया है, इससे पिछली वाली वीडियो 7 नंबर वीडियो जाकर देखें। 7 नंबर वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, वो आगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अभी तक तो मैं बोलता रहा था देखो देखो, समझने में आसानी होगी, बट 7वीं क्लास की अगर कुंडली किसी ने नहीं देखी है, नहीं समझी है, तो उसको 8वीं क्लास में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो अब यहाँ से जो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो सभी के सभी वो विद्यार्थी या वो ज्योतिष बनने के क्रम में बढ़ रहे व्यक्ति होंगे, जिनको सीरियसली इंटरेस्ट है इस तरह की शिक्षा को लेने में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी कुंडली निकालते हैं सामान्य मनुष्य की। अब इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ये देखिए, ये कुंडली है। ये कुंडली के अंदर हम लग्न भाव देख रहे हैं, मीन लग्न की कुंडली है। दूसरे भाव में गुरु और केतु बैठे हैं। पंचम भाव में शनि बैठे हैं। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। दशम भाव में मंगल और बुध बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हैं और शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं। अब इस कुंडली के अंदर कोई भी व्यक्ति जब आता है, तो वो अपना कोई ना कोई प्रश्न लेकर आता है। हम मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति अपनी पार्टनरशिप, विवाह, जीवन साथी, वैवाहिक सुख, उसके विषय में बात करने के लिए आ रहा है, या अपनी पत्नी का विचार करने के लिए आ रहा है। तो हम 7वें भाव से उसको देखेंगे। तो हम 7वें भाव का विश्लेषण करते हैं। यहां पर देखिए, हमने आपको लास्ट में पहले क्या बताया था कि पी मतलब प्लेसमेंट, ए मतलब एस्पेक्ट और सी मतलब कंजक्शन। यानी किसी भी ग्रह की 3 तरीके की चीजों को हम पहले देखते हैं कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, उस पर दृष्टि किसकी है, और उसके साथ युति किसकी है। यानी कि अगर हम ग्रह को हम स्वयं मान ले, तो हम किस पोजीशन में हैं, हम पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। यानी कि कोई हम पे सुपरविजन दे रहा है, तो वो पॉजिटिव सुपरविजन दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। प्लस कंजक्शन। अब कंजक्शन मतलब हो गया संगत हमारी। अब हम अच्छे लोगों के साथ हैं, अपने जैसे लोगों के साथ हैं, या अपने से बुरे लोगों के साथ हैं, या शत्रु भाव वाले ग्रह के साथ हैं। तो इस तरीके से ये तीनों चीजों का पहले विचार, उनकी स्थिति का निर्णय कर लिया जाता है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर हाउस लॉर्ड और कारक, सिग्निफिकेटर। यानी कि जब हम जिस भाव की बात कर रहे हैं, तो हर भाव का एक कारक होता है। 7वें भाव का कारक क्या है? 7वें भाव का कारक शुक्र है। यहां से हम शुक्र का विचार करते हैं। शुक्र का विचार कारक है, जबकि ये राशि कोई भी पड़ रही हो, लेकिन अगर उसके कारकत्व यानी कि उसका जो कारक है, यानी कि कोई भी कार्य को करने के लिए जो जिसके पास उस 7वें भाव का डिपार्टमेंट हेड है, वो डिपार्टमेंट हेड कौन है? शुक्र है। ठीक है, तो हम इस तरीके से विचार कर रहे हैं। तो हम उसका क्या देखेंगे कि भैया वो जो कारक ग्रह है, वो उसकी स्थिति इस कुंडली में कहाँ है, वो कंफर्टेबल पोजीशन में है या नहीं है। फिर जिस भाव में वो बैठा है, जिस घर में वो बैठा है, उसके घर के मालिक की स्थिति क्या है, वो हाउस लॉर्ड से देखेंगे। और सिग्निफिकेटर देखेंगे, सिग्निफिकेटर कौन है। ठीक है, इस तरीके से हम सबका विचार करेंगे। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। 7वें भाव का विचार हम कर रहे हैं। 7वें भाव में हमने क्या बोला कि प्लेसमेंट पूछ रहा है, प्लेसमेंट है इस हाउस में किसी की 7वें भाव में। हमने कहा जी कोई ग्रह यहां पर नहीं है, क्रॉस कर दिया।
फिर इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या इस भाव पर किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो बट ऑब्वियस है एक दृष्टि पड़ रही है केवल शनि की, 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है, बाकी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इस कुंडली को आप उतार लें अपने पास, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरे भाव पे केवल शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि को हमने आगे क्या लिखा, यहाँ पर माइनस नेगेटिव लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इस कुंडली के अंदर जो शनि है वो लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव, छठा भाव और 8वां भाव बुरा भाव कहलाता है, आपको पता है, त्रिक भाव है। तो त्रिक भाव और ये सम भाव है, तो दूसरी राशि से देखा जाएगा, दूसरी राशि बुरी राशि है, तो हम इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में लेंगे। प्लस क्या यहाँ पर किसी की युति है इस हाउस में? हमने कहा कोई युति नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई युति नहीं, हमने कर दिया क्रॉस। अब इसके बाद हम विचार करते हैं कि हाउस लॉर्ड, अभी इस भाव का, यानी कि ये राशि है, इस राशि किसकी है? राशि बुध की है। तो इसका ये भाव का राशिपति कौन है? तो बुध है। तो बुध की स्थिति यहाँ पर क्या है? हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट सही जगह पर है, तो हाँ जी केंद्र में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि क्या उस पर किसी की दृष्टि है? तो हाँ जी, इस कुंडली के लग्नपति यानी गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़ रही है बुध पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि बुध पे पड़ रही है, हमने लिख दिया प्लस गुरु। अब इसके बाद इसकी युति की बात करें तो इसके साथ युति किसकी है? तो युति है मंगल की। अब आपको पता है कि मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में जब हमने चर्चा करी थी तो बताया था कि मंगल और शत्रु आपस में, मंगल और बुध आपस में शत्रुता रखते हैं, यानी कि इसकी जो संगत है वो संगत बुध के अनुरूप नहीं है। लेकिन चूंकि वो लग्न के 9वें भाव का स्वामी है मंगल, तो यहां पर उसको हमने प्लस और माइनस दोनों लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो ये 7वां भाव भी तो लग्न का ही पार्ट है, तो यानी कि इसके मेन स्वामी के साथ वो मित्र है, तो हमने इसको प्लस और माइनस दोनों लिख दिया क्योंकि ये लग्न में बैठा है। प्लस दशम भाव में मंगल, आपको बताया था कि दशम भाव में मंगल अगर होता है तो दिग्बली हो जाता है, यानी कि ये बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य रहता है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि बुध के साथ इसकी युति जो है वो प्लस माइनस में है, क्योंकि बुध के साथ इसकी नैसर्गिक शत्रुता है। ठीक है, अब हम आते हैं कारक ग्रह पे। अब 7वें भाव का कारक कौन होता है? तो 7वें भाव का कारक होता है शुक्र। तो शुक्र की स्थिति देखी जाए, शुक्र कहाँ बैठे हैं जी? शुक्र बैठे हैं जी 12वें भाव में, द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं। क्योंकि ये बुरा भाव होता है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि शुक्र का 12वें भाव में गोचर जो कहलाता है वो अच्छा ही कहलाता है। वो किस तरीके से अच्छा होता है वो अलग मैटर है, क्योंकि अभी हम फिलहाल वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, धन संपदा की बात नहीं कर रहे, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे। प्लस क्या शुक्र पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? तो आप नजर उठा के देख लीजिएगा, हमने देख रखा है शुक्र पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या शुक्र पर किसी प्रकार का कोई कंजक्शन है, कोई भी युति इसके साथ है किसी की? हमने कहा नहीं है। अब हम इस कुंडली का विचार करते हैं। अब यहाँ पर विवाह का विचार कर रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 3 माइनस आए हैं, 1 माइनस शनि, 1 माइनस मंगल और 1 माइनस शुक्र आया, तो यहाँ पर 3 माइनस आ गए। अब प्लस कितने आए? तो प्लस आए, एक गुरु प्लस यहाँ पर आ गए, एक मंगल प्लस आ गए। प्लस माइनस है ना, तो उसको मैंने माइनस में भी गिना तो प्लस में भी गिनेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस मंगल आ गए। अब इसके बाद एक यहाँ पर प्लेसमेंट हाउस लॉर्ड की, यानी बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, तो यहाँ पर ये प्लेसमेंट भी 3 प्लस आ गए, यानी कि ये कुंडली एवरेज हो गई। अगर ये प्लस ज्यादा होता तो गुड होती, और ज्यादा प्लस होते और माइनस के मुकाबले ज्यादा अंतर होता तो हम वेरी गुड कुंडली कहते, फिर हम कहते जी बहुत बढ़िया विवाह आपका रहेगा। यानी ये 7वें भाव में जो स्थिति है वो स्थिति के अंदर हम इसको एवरेज कहेंगे। अब इसके बाद ये अभी प्रेडिक्शन करने की स्थिति नहीं है, इसमें अब ग्रहों की बलाबल की स्थिति भी देखी जाएगी कि कोई ग्रह कितना बली है तो उसका प्रभाव कितना पड़ रहा होगा। मान लो अगर शनि ज्यादा बली हुआ इसके अंदर और उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और गुरु ग्रह की डिग्रियां कम है, वो कम पावर के साथ बैठे हैं, तो उनके प्लस की ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। मंगल अगर मान लो यहाँ पे अस्त हुए तो उनकी प्लस की ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये विवाह का जो गोचर, ये जो विवाह का विश्लेषण हम करेंगे उस वक्त हम कहेंगे भैया विवाह के लिए थोड़ी दिक्कत है इस कुंडली के अंदर। ठीक है, वैवाहिक जीवन, विवाह में, साझेदारी में इसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम यहाँ पर उस तरीके से कह देंगे। अभी हम फिलहाल किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये एवरेज कुंडली है। ठीक है,
अब हम विचार करते हैं इसके दशम भाव का। दशम भाव पे हम दृष्टि डालते हैं तो दशम भाव में कौन बैठे हैं? मंगल और बुध बैठे हैं। मंगल, अब हाउस लॉर्ड कहाँ है? गुरु कहाँ बैठे हैं? अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन केतु से कंजक्शन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु ग्रह का यहाँ पे दशम भाव का कारक ग्रह कौन कौन सा होता है? तो दशम भाव का कारक ग्रह होता है मंगल, सूर्य, बुध और शनि, राहु। ये सभी कुछ कारक ग्रह होते हैं दशम भाव में, इन सभी को कारकत्व प्राप्त है। ये सभी कुछ दसवें भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यापार बढ़ाने में, आजीविका में अच्छा साधन जुटाने में मदद करते हैं। तो अब हम यहाँ पर विचार करते हैं दशम भाव का। तो दशम भाव के अंदर हम सबसे पहले प्लेसमेंट रखेंगे। प्लेसमेंट किस किस की है जी? मंगल और बुध दोनों की दृष्टि है, दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस घर के अंदर कौन ग्रह बैठे हैं? क्या इसके शत्रु ग्रह बैठे हैं? तो नहीं, मंगल तो इसका भाग्य कारक है, मंगल बैठा है, प्लस बुध केंद्र का स्वामी होकर बैठा हुआ है केंद्र में। तो यहाँ पर हम बुध को भी पॉजिटिव कहेंगे। अब आपको एक चीज और याद करा दूं कि हमने आपको इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि केंद्राधिपति दोष क्या होता है, लेकिन उस केंद्राधिपति दोष के अंदर सबसे कम दोष बुध के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर बुध को हम केंद्राधिपति दोष की तरफ नहीं जा रहे, हम केवल और केवल ये देख रहे हैं कि इस कुंडली के दशम भाव के लिए कैसा रहेगा। तो हमने मंगल और बुध दोनों के आगे लिख दिया पॉजिटिव प्लस। अब इस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है इस भाव पे? तो गुरु की 9वीं दृष्टि इस पे पड़ रही है, लग्नपति की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब इसके बाद पूछा जाएगा क्या इस पे युति है? तो हाँ जी, युति है। युति किसकी है? मंगल और बुध की युति है। मंगल और बुध की कंजक्शन इस घर पे है, तो इसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव, मंगल को पॉजिटिव और बुध को पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाउस लॉर्ड। अब हाउस लॉर्ड कौन है इसका? अब इसका हाउस लॉर्ड कौन है? अब इस घर दशम भाव का हाउस लॉर्ड कौन हुआ? गुरु हुआ, धनु राशि है। तो गुरु की प्लेसमेंट कहाँ है? तो गुरु की प्लेसमेंट दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में गुरु की प्लेसमेंट है। तो गुरु ग्रह दूसरे भाव के कारक ग्रह भी कहलाते हैं। तो चलिए हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं मेष राशि में गुरु बैठे हैं, तो इनकी प्लेसमेंट कैसी है? प्लस है। लेकिन इनके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या इस पर किसी की दृष्टि पड़ रही है। तो हाँ जी, पड़ रही है। किसकी पड़ रही है? गुरु ग्रह पे शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि गुरु पर शनि दे रहे हैं। इसके बाद जो शनि इस कुंडली में क्या है? शनि इस बुरे भाव के स्वामी है, तो हमने माइनस कर दिया कि भैया जो दृष्टि पड़ रही है वो अच्छी दृष्टि नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन में युति है। युति किसके साथ है? तो केतु के साथ है। तो केतु के साथ युति है, तो केतु के साथ युति हम क्या कहेंगे? केतु के साथ युति हम इसको माइनस कहेंगे। क्यों माइनस कहेंगे? देखिए, माइनस इसलिए कहेंगे क्योंकि पाप ग्रह है और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह में आते हैं, तो हम इसको पाप ग्रह के साथ युति दिखाएंगे, तो यहां पर इसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये माइनस हो गया, केतु माइनस हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेटर। अब दशम भाव का कारक हमने बताया, तो दशम भाव के कारक में हम विचार किसका कर रहे हैं? क्या हम सरकारी नौकरी का कर रहे हैं? नहीं। क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के टॉप की तरफ एस्पिरेशन वाले किसी की बात कर रहे हैं? तो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। क्या हम कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए बात कर रहे हैं? किसी एथलीट वाले किसी काम के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, यही कर रहे हैं हम। इसमें सिंपल एक व्यापार की बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग सेल परचेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल परचेज के अंदर हमने किसको यहाँ पर ले लिया? हमने बुध को यहाँ पर कारक ले लिया, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और दशम भाव में कारकत्व उसको मिलता है, तो हम बुध को मान लेते हैं। मान लो, तो बुध को हमने मान लिया, तो यहां पर देखिए बुध को हमने यहां पर लिख दिया पॉजिटिव है जी, सिग्निफिकेटर की स्थिति पॉजिटिव है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चलो जी, इसका व्यापार में कंस्ट्रक्शन का काम भी है, तो कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? मंगल। तो मंगल को भी यहां पर हम क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे, क्योंकि इस भाव पर प्लेसमेंट, सिग्निफिकेटर की प्लेसमेंट क्या है? तो हमने यहां पर लिख दिया प्लस। ठीक है, अब इसके बाद इस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? तो गुरु की पड़ रही है, यानी दोनों कारक ग्रह, जिसको हमने कारक ग्रह लिया, वो कारक ग्रह दशम भाव में ही बैठे हैं, इसलिए गुरु की 9वीं दृष्टि भी इन पर पड़ ही रही है।
तो हमने यहाँ पे गुरु को पॉजिटिव ले लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कंजक्शन। तो चूंकि हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो मंगल जो है, मंगल इस बुध के साथ अच्छी संगत में, बुध मंगल के साथ अच्छी संगत में नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके स्वभाव के विपरीत है। ठीक है, तो यहां पर मंगल को हमने यहां पर लिख दिया माइनस। तो माइनस लिखा, तो अब यहां पर हम टोटल काउंट करें, टोटल प्लस कितने आ रहे हैं और माइनस कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहां पर है, ये 11 कर दिया मैंने। 10 पॉजिटिव आ गए और माइनस कितने आ रहे हैं, तो माइनस आ रहा है एक यहां पर शनि, एक यहां पर केतु और एक यहां पर मंगल, यानी 3 माइनस आ रहे हैं। तो 10 प्लस और 3 माइनस है, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि नहीं, इसका जो क्या कहते हैं व्यवसाय होगा, व्यवसाय में ये अच्छा कार्य करेगा, इसके व्यवसाय का योग अच्छे हैं इसके। ठीक है, बाधा इसमें क्या आ गई, बाधा इसमें शनि के रूप में आ रही है क्योंकि शनि जो है, शनि की तीसरी दृष्टि कहां, शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है, शनि की दृष्टि गुरु पर, यानी कि इस भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि पड़ गई। कारक बुध से व्यापार का हमने विचार किया है। कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम इसको मंगल को ध्यान में रखते हुए प्लस माइनस का विचार कर सकते हैं। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। यहाँ पे मंगल की जगह पे बुध, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहना है। तो यहाँ पर ये भी अच्छा रहेगा, यानी कि ये व्यापार में भी जा सकता है, या अपने कंस्ट्रक्शन वाले काम या मैन्युफैक्चरिंग के काम में ये जा सकता है, ठेकेदारी का बिजनेस कर सकता है, ट्रेडिंग के लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का कर सकता है, या अपनी बोली से व्यापार करने वाला, शब्दों से व्यापार करने वाला कथावाचक हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, मोटिवेटर होता, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, अच्छा प्रवक्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों का यहाँ पर हम, अच्छा सर्जन अच्छा हो सकता है क्योंकि सर्जरी जो है मंगल से देखी जाती है, तो सर्जन अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके चतुर्थ भाव का, विश्लेषण करते हैं चौथे भाव का। चौथे भाव को हम किस चीज से क्या देखते हैं, भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता, मन, इनका विचार करते हैं यहां से। अब मन का विचार करते हैं कि व्यक्ति का मन किस प्रकार का है। अगर मान लो कि उसके माँ बाप एक बच्चे का, कि यार इसको हम समझना चाहते हैं कि इसका मन कैसा है, मन कैसा है बच्चे का, तो देखिए हम मन का विचार करते हैं। तो मन के विचार में हम सबसे पहले देखेंगे प्लेसमेंट, क्या इस भाव में किसी की प्लेसमेंट है, हमने कहा जी नहीं है। हमने कहा इस पर किसी की दृष्टि है, तो हमने कहा जी हाँ जी, मंगल और बुध दोनों की 7वीं दृष्टि इस पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि तो देंगे ना यहाँ पे 180 डिग्री पे। हाँ जी, मंगल और बुध ये दोनों पॉजिटिव हो गए। क्यों पॉजिटिव हो गए, बुध अपने ही घर को देख रहा है और मंगल इस कुंडली के 9वें भाव का स्वामी है और कुटुंब के भाव का स्वामी है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब पूछा जा रहा है जी कि कंजक्शन है, इस भाव में किसी की युति है, हमने कहा जी कोई युति नहीं है, हमने यहाँ पे कर दिया क्रॉस। अब इसके बाद आ रहा है हाउस लॉर्ड। हाउस लॉर्ड की स्थिति, यानी इस भाव के राशि के स्वामी, इस भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति क्या है, तो भैया वो केंद्र में ही बैठे हैं, तो वह भी स्थिति उनकी अच्छी है। अब उस पर एस्पेक्ट दृष्टि किसकी है, तो हमने बता दिया जी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पॉजिटिव है, लग्नपति की दृष्टि पॉजिटिव हो गई। अब पूछा जा रहा है जी कंजक्शन, कंजक्शन में मंगल है, तो मंगल है जी, मंगल हमने यहाँ पर माइनस कर दिया क्योंकि नैसर्गिक शत्रुता है दोनों के बीच में। अब इसके बाद आता है सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर में क्या है, सिग्निफिकेटर में यहाँ पर इसका मन का चौथे भाव का कारक कौन होता है, तो चंद्रमा होता है। चंद्रमा चौथे भाव का कारक होता है। तो चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में बैठे हुए हैं। अब सूर्य चंद्रमा जब एक ही राशि में होते हैं तो वह अमावस्या होती है, जब आमने सामने होते तो पूर्णिमा होती है। तो जैसे जैसे नजदीकी बढ़ती जाएगी सूर्य से चंद्रमा की, वो बल घटता जाएगा और धीरे धीरे अगर उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चंद्रमा का बल बढ़ता रहेगा और पूर्ण बल मिलता है पूर्णिमा को। और पूर्णिमा से अगले दिन से उसका बल घटने लगता है, वो सूर्य से नजदीक जाने लगते हैं चंद्रमा। तो यानी चंद्रमा का यहां पर हमने बोला कि चंद्रमा यहां पर देखो माइनस, अमावस्या यहां पर आ गई, तो यहां पर हमने इसको कर दिया माइनस। अब इस पे बोलते जी दृष्टि किसी की पड़ रही है, इस भाव पर किसी की दृष्टि है,
किस पर, सिग्निफिकेटर पे, यानी चंद्रमा पर किसी की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए सातवीं दृष्टि शनि दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि शनि दे रहे हैं। तो शनि चूंकि कुंडली के मारक भाव के स्वामी है, तो हमने इसको यहाँ पर माइनस कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर युति पूछी जा रही है, चंद्रमा के साथ युति है किसी की, तो हाँ जी है। किसकी है, तो सूर्य की है। तो सूर्य किस भाव के स्वामी है, तो छठे भाव के स्वामी, मारक भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर हमने इसको भी यहाँ पर माइनस कर दिया। तो अब हम इसका प्लस और माइनस का विचार करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव कितना आ रहा है, 1 2 3 4, और नेगेटिव कितना आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एवरेज। तो हमने कहा जी मन तो इसका बैलेंस्ड है, मतलब कि ज्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। इसको बुरे मन वाला व्यक्ति नहीं है, और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते कि हाँ जी इसके साथ बहुत पॉजिटिविटी है इसके साथ। अब वो क्या है देखिए, एक तो मन के कारक चंद्रमा की स्थिति बहुत ही कमजोर है, अमावस्या के चंद्रमा है, प्लस उसके बाद अकारक ग्रह शनि की चंद्रमा पर दृष्टि भी पड़ रही है, प्लस उसके साथ युति किसकी है, तो युति है जी सूर्य की। यानी कि ये जो कारकत्व है, कारकत्व तो मन का समाप्ति हो गया। यहाँ पर कारकत्व में चंद्रमा क्षीण हो गया, शत्रु ग्रह शनि की दृष्टि पड़ रही है, और छठे भाव के स्वामी सूर्य की इसकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें एक पॉजिटिव बात क्या आ सकता है, वो हमने आपको बताया था, परस्पर राशि परिवर्तन। चंद्रमा शनि की राशि में, शनि चंद्रमा की राशि में है। तो यहाँ पर हम इस चीज को बैलेंस करके भी देख सकते हैं। तो वो हम कुंडली का जब विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे डिग्रियों के हिसाब से, तो हम इसको भी एक प्लस ले सकते हैं कि परस्पर राशि परिवर्तन हो रहा है, तो एक योग बनता है। शनि और चंद्रमा का जब भी योग बनता है तो वो विष योग बनता है। यानी कि विष योग जब बनेगा तो हम उसका विश्लेषण भी करेंगे। फिलहाल अभी हम प्लस और माइनस को जब निकाले तो 4 + 4 माइनस, यानी व्यक्ति का मन जो है एवरेज मन का स्वामी है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे आपके, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये रिवीजन जो आपको मैंने बताया वो अब आपने कर लिया है। अब क्लास 8 स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर आपको कई तरह के योगों के बारे में विचार किया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था विष योग, ये योग, वो योग, ठीक है। तो इस तरीके से योग होते हैं। तो जैसे सूर्य से बनने वाले कुछ योग होते हैं, चंद्रमा से बनने वाले योग होते हैं। सूर्य से आप जो सबसे प्रबल योग होता है वो सूर्य से योग होता है बुध का। सूर्य के साथ बुधादित्य योग आपने सुना होगा, बुध आदित्य मतलब सूर्य, बुधादित्य योग। ठीक है, तो अब बुधादित्य योग होता क्या है कि सूर्य के साथ बुध की जब युति हो तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई होती है। बुध अस्त नहीं होने चाहिए, कोई ग्रह नीचस्थ ना हो, नीच अवस्था में ना हो, इन दोनों में से कोई भी ग्रह। सूर्य कहीं तुला राशि में बैठे हो और वहां पे बुध से युति होगी तो उसको बुधादित्य योग नहीं कहेंगे। अगर सूर्य बैठे हैं और बुध बैठे हैं, बट बुध अपनी नीच राशि में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि में बुध और सूर्य का युति हो जाए तो उसको बुधादित्य योग नहीं कहेंगे। तो इसके अंदर इससे फायदा क्या होता है, तो देखिए होगा वही जो हमने जिस तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन उसको एक नाउन दे दिया गया, एक पहचान दे दी गई कि अगर इस तरीके का युति अगर होता है और इन सब सब्जेक्ट टू कंडीशंस के साथ अप्लाई होता है तो व्यक्ति का की बोलने की क्षमता, उसकी पर्सनालिटी बहुत प्रखर हो जाती है। वो राज दरबार में बहुत मान सम्मान, राज दरबार आज तारीख में राजतंत्र तो रहा नहीं, लेकिन राज दरबार आप जानते हैं क्या होता है। कई कई बड़े बड़े लोगों के साथ टाटा अंबानी ये लोग क्या हैं, एक राजपदस्थ लोग जैसे हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग क्या हैं, एक प्रकार के राजा हैं। तो इस तरह के अगर बहुत बड़ा व्यापारी है वो भी राजा है, तो इस तरह की अगर योग किसी के अंदर बनते हैं तो इस तरह की इंस्टीट्यूशन से या सरकार से, सरकार तो अब राज्य में है, तो सरकार से बहुत ही बहुत उन्नति करता है, उसको बहुत ही सम्मान मिलता है और उन्नति मिलती है।
व्यापार अगर करेगा तो व्यापार में बहुत सफल होगा, क्योंकि देखो व्यापार में बोल पानी ही सबसे अच्छी बात होती है। तो अगर आपका बोल व्यवहार सही है और बहुत प्रभावशाली है तो आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, आपके व्यापार में वो बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है आपकी वाणी। तो व्यापार में बदलाव बहुत अच्छा करता है। बुधादित्य योग हो गया। अब चंद्रमा से बनने वाले योग होते हैं, चंद्रमा से बनने वाले बहुत सारे योग होते हैं, सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, केम द्रुम योग। अब केम द्रुम योग के बारे में एक बात आप समझ लो, बाकी तो सारे योगों के बारे में किताब है, आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताबें ऐसी अवेलेबल हैं बाजार में, आप उसको पढ़ सकते हो। तो जो जो ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा चलन में है, केवल उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। केमद्रुम योग होता है। केमद्रुम योग क्या होता है? तो केमद्रुम योग यह होता है कि जिस भाव या जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं कुंडली के, जन्म कुंडली के अंदर, उस कुंडली से एक कुंडली पहले और एक कुंडली बाद, या चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह ना हो, या चंद्रमा को कोई भी ग्रह देख ना रहा हो, चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो इसको हम केमद्रुम योग कहते हैं। अब ऐसे स्थिति में कहा यह जाता है कि व्यक्ति दरिद्र होता है, बुद्धिहीन होता है, उसके पास बुद्धि नहीं होती, मन ही मन रहता है केवल, तो दरिद्र रहता है। ठीक है। अब केमद्रुम योग भंग कैसे होता है? चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, यानी केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10, चंद्रमा से पहले भाव में तो कोई युति है नहीं, तो बता दिया। तो अगर वहां नहीं है तो चौथे भाव में देखिए, चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा है, अगर कोई ग्रह चौथे भाव में बैठा है तो वो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। फिर सातवें भाव में देखो, चंद्रमा जहां बैठे हैं उससे सातवें भाव में, तो सातवें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो भी भंग हो जाएगा। अगर उससे दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा को कोई ग्रह देख रहा हो, कोई भी किसी भी राशि से किसी की कोई भी दृष्टि, जैसे कुछ ग्रहों की 3 दृष्टियां, किसी की एक ही दृष्टि होती है, तो किसी भी दृष्टि से किसी भी ग्रह की अगर कोई दृष्टि उस पर बढ़ रही हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो ये बहुत ही विलक्षण स्थिति होती है जहां पर इस तरह का योग बनता है। अब इसके बाद आता है गज केसरी योग, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा। गज केसरी योग होता क्या है? तो गज केसरी योग का निर्माण होता है गुरु चंद्रमा, गुरु बुध, गुरु शुक्र, मेजरली गुरु और चंद्रमा के साथ इस योग को देखते हैं प्रथम रूप में। तो गुरु ग्रह चंद्रमा के साथ केंद्र में हो, वही चंद्रमा जिस भाव में बैठा वो पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथे भाव में अगर गुरु बैठे हैं, वहां नहीं बैठे हैं तो सातवें भाव में बैठे हो एकदम आमने सामने, नहीं तो उसे दशम भाव में बैठे हो। अगर गुरु ग्रह बैठे हैं तो गज केसरी योग कहलाता है। या चंद्रमा और गुरु की एक साथ ही युति हो जाए तो वो भी गज केसरी योग कहलाता है। बुध या शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ युति हो, बुध और शुक्र की अगर चंद्रमा के साथ युति हो, एक ही साथ बैठे हो, तो वो भी गज केसरी योग कहलाता है। बुध बैठा हो चंद्रमा के साथ या फिर शुक्र बैठा हो, कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के साथ दोनों में से बैठा है तो वो भी गज केसरी योग ही कहलाता है। गुरु ग्रह लग्न से केंद्र में हो और गुरु ग्रह बलिष्ठ होने चाहिए। गुरु ग्रह अगर लग्न से केंद्र में हो, यानी कि पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में अगर गुरु हो तो भी गज केसरी योग कहलाता है। और गुरु ग्रह बलिष्ठ होने चाहिए, यानी उनके बाद डिग्री अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि 6 डिग्री से ऊपर और 24 डिग्री से नीचे उनका डिग्री रहना चाहिए, तो वो बलिष्ठ कहलाते हैं। अब इसी के बाद पंच महापुरुष योग होता है। पंच महापुरुष में पंच मतलब 5, तो पहले 5 क्या क्या है वो बता देता हूं। आपने नाम सुन रखा होगा, मैं रिपीट कर देता हूं। एक होता है रूचक योग, एक होता है भद्र योग, एक होता है हंस योग, एक होता है मालव्य योग और एक होता है शस्य योग। तो अब ये क्या होता है? तो रूचक योग क्या होता है? मंगल अपनी दोनों राशियों में, मेष या वृश्चिक में, या नहीं तो मकर यानी अपनी उच्च राशि में बैठे हो और केंद्र में हो। अब मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि,
पहले केंद्र में होनी चाहिए उस लग्न के। अब उस तीनों में से किसी भी एक घर में मंगल बैठे हो तो ये रोचक नाम का योग बन जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है, वो व्यक्ति अपनी इच्छा से जिंदगी जीता, अपनी इच्छा से अपने कार्य करता है, बंधन में पड़ता नहीं किसी के, वो परवाह नहीं करता, वो अपनी इच्छा से करेगा जी, दुनिया की परवाह नहीं उसको, उसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है, उसको कोई कंडीशन से अप्लाई नहीं होती दुनिया के लिए, वो अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति होता है। तो वो बहुत अच्छा योग होता है। किसी को अगर इतना सामर्थ्य हो किसी के पास तो बहुत अच्छा योग होता है। भद्र योग, भद्र योग क्या होता है, तो भद्र योग होता है बुध ग्रह अपनी दोनों राशियों में से किसी भी एक राशि में बैठे हो। तो बुध ग्रह या तो मिथुन राशि में बैठे हो या कन्या में बैठे हो। कन्या में बैठे होंगे तो वो अपनी उच्च राशि में भी होंगे, यानी वो मिथुन या कन्या में से किसी भी राशि में अगर बैठे हो और केंद्र में हो, यानी कि मिथुन और कन्या राशि पहले उस लग्न के केंद्र में होनी चाहिए और उसके अंदर बुध बैठे हो तो वो भद्र नाम का योग बनता है। तो ऐसे लोगों का जीवन अच्छे राजाओं के जैसा, राजकुमार जैसा होता ना, राजकुमार, प्योर राजकुमार, एकदम लग्जरी लाइफ के साथ जीने वाला व्यक्ति, एकदम प्रिंस, कहते ना किसी को देख के लगता है प्रिंस है बंदा, एकदम क्या लाइफ जीता है वो अपनी, ठीक है, तो वो प्रिंस वाली लाइफ जीता है वो, और बहुत ही शांत स्वभाव का, बड़ी इज्जत मान लेने वाला व्यक्ति होता है। अब इसके बाद आता है हंस योग। अब हंस योग क्या होता है, यदि गुरु ग्रह अपनी ही दोनों राशि धनु या मीन में हो या अपनी उच्च राशि कर्क में हो और केंद्र में होने चाहिए, यानी कि या तो कर्क राशि केंद्र में आती हो या धनु राशि केंद्र में आती हो या मीन राशि केंद्र में आती हो किसी भी लग्न के, और उसमें से जब वो जो भी राशि केंद्र में पड़ रही है उस केंद्र के अंदर गुरु बैठे हो तो वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। वो व्यक्ति बहुत धनी होता है, बहुत विद्वान होता है और खूब सा मान पाता है, समाज में उसकी बड़ी पैठ होती है। लोग कहते हैं अरे चलिए चलिए पहले इनसे राय मशवरा करके देखते हैं, मान सम्मान, अरे बाबूजी महाराज जी आइए, महाराज जी समय दे दीजिए, आइए बैठिए, आपसे डिस्कस करना था, पता है समाज में यह हो रहा है, हमारे दिक्कत है, कुछ राय मशवरा कर दीजिए। बड़ा मान सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ही समृद्ध होता है। हंस हो गया, यानी कि ज्ञान लेने लोग उनके पास आते हैं दौड़ दौड़ के, इनसे एक बार राय मशवरा जरूर कर लिया जाए। मालव्य नाम का योग होता है। मालव्य योग क्या होता है, यदि शुक्र ग्रह अपनी दोनों में से किसी एक राशि में हो, यानी वृषभ में हो या तुला में हो या फिर अपनी उच्च राशि मीन में हो और केंद्र में हो। अब देखिए, वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि में से कोई भी एक राशि किसी भी कुंडली के अंदर केंद्र में होनी चाहिए पहले, फिर उसमें शुक्र विराजमान हो तो वो मालव्य नाम का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुख सुविधा से संपन्न होता है, धनाढ्य व्यक्ति होता है, धन संपदा उसके पास भर भर के होती है, स्त्री संपत्ति का भी बहुत स्त्री संपत्ति भी उसके पास खूब होती है, यानी कि उनकी बेटियां हो, घर में बहुएं हो, चाची ताई, माँ केवल नहीं हो, चाची ताए सब हो, ताई भी हो, बेटी हो तो बेटियों के अलावा भतीजियां बेटियां भी हो, घर में बहुएं हो, अपनी भाभियां हो, तो इस तरीके के उसके पास स्त्री संपत्ति का भी बड़ा मिलता है उसको, और उसके बाद सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती, धन संपदा भरा हुआ होता है उसके पास, उसको मालव्य योग कहते हैं। अब सस्य योग कहते हैं। सस्य योग किससे बनता है, तो सस्य योग बनता है शनि से। अब शनि के बारे में तो अभी तक आपने केवल नेगेटिव सुना है, अब पॉजिटिव सुन लीजिए। अगर शनि नाम का ग्रह अपनी दोनों राशि मकर या कुंभ या नहीं तो अपनी उच्च राशि तुला में बैठा हो और वो केंद्र में हो, यानी कि ये तीन राशियां पहले केंद्र में हो और उन तीनों में से किसी भी एक राशि के अंदर शनि विराजमान हो, तो सस नाम का महापुरुष योग बनता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े ऊंचे स्तर को प्राप्त करता है, बड़ा ऊंचा व्यक्ति होता है, एकदम होते ना कई लोग एकदम बात ऐसी करते हैं कि सामने वाला बंदा कहता है यार कितनी ऊंची बात करता है ये, क्या हाइट है इस इंसान के विचार की, ठीक है। समुदाय में बड़े मुख्य पद पर विराजमान आसीन होता है ऐसा व्यक्ति, किसी भी जगह पे ना उसको
सबसे ऊंचे पद को दे दिया जाता है। क्या जी आप ये बैठी कोर्ट कचहरी में जो है जज बनिए जी महाराज, आप चीफ जस्टिस बनिए, चीफ जस्टिस वाला मटेरियल है जी आपके पास, बैठिए आप वहां पर, पूरा मान सम्मान और बड़ी ही कड़क व्यक्ति भी होता है उसको, उससे लोग समझते हैं कि भैया ये बहुत जानकार व्यक्ति है, इसके बारीकियों की, बहुत बारीकियों से किसी चीज की नॉलेज रखता है, बारीकियों पे बड़ी पकड़ होती है ऐसे व्यक्ति की, तो उसके साथ छल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो व्यक्ति बहुत सफल रहता है अपने जीवन में। अब ये पंच महापुरुष योग आपके हो गए। अब विपरीत राजयोग होता है, मैंने आपको बीच में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया भी था, तो अब वो विपरीत राजयोग क्या होता है वो भी समझा देते हैं। तो देखिए कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में से किसी भी भाव में हो तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। एक बताया गया है हर्ष नाम का विपरीत राजयोग। हर्ष, हर्ष का मतलब है ना खुश, उमंग, उमंग के साथ खुशी जो होती है, हर्ष। तो हर्ष नाम का जो योग होता है वो क्या होता है, जब षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो वो हर्ष नाम का महायोग बनता है, विपरीत महायोग बनता है। कैसे होता है, उससे क्या फायदा होता है, रोग ऋण शत्रु का उसमें नाश होता रहता है। अचानक से उसका रोग सही हो जाएगा, हुआ है ठीक है, एकाएक ही ठीक हो गए जी, हम तो पता नहीं कैसे हो गए जी, 8वें भाव से उसका संबंध हो गया। तो अब ऋण है, कर्जा है जी, और उतर गया जी, देखो चढ़े हुए थे, हम समझ नहीं आता कैसे उतरेगा, कर्जा उतर गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो सब छठे भाव का 12वें भाव से संबंध हो जाए तो हर्ष नाम का महापुरुष योग विपरीत महायोग बनता है। उसके बाद एक है सरल या विपरीत या राजयोग। सरल विपरीत क्या होता है, तो 8वें भाव का स्वामी छठे या 12वें में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं, इल्जाम नहीं लगते, ऐसे लोगों को ज्यादा, उनकी आयु ठीक रहती है, उनकी आयु पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और अपने जीवन में वो अपने शत्रुओं का नाश कर लेता है, अपने खर्चों में बड़ा कंट्रोल होता है ऐसे व्यक्ति को। सरल जो होता है, सरलता से जीवन जीने वाले होते हैं ना, बड़े सुगठित तरीके से जिंदगी जीते हैं, वो उनको पैसा है लेकिन फालतू खर्च नहीं करते, वो कहते नहीं जी मेरी इतनी जरूरत है, मैं इतना ही ठीक हूँ जी, ठीक है। वो पचड़े में पड़ते नहीं, लंबी गेम या घुमाने उठा पटक करने वाली गेमों में जरा पड़ते नहीं, वो बहुत सरल तरीके से जिंदगी, आराम से जिंदगी, सुकून से जिंदगी जीते हैं। तो ये चीज आ जाती है अगर 8वें भाव का स्वामी 6 और 12 भाव में चला जाए। अब विमल नाम का महायोग होता है, विपरीत योग। वो क्या होता है, विमल नाम का योग होता है यदि 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें में आ जाए। तो 12वें भाव का स्वामी जब छठे और 8वें में आता है तो ऐसे व्यक्ति के खर्चे बड़े कॉम्पिटिटिव रहते हैं, ज्यादा नहीं करता, वो कॉम्पिटिशन के साथ ही खर्च करता है, इतना करना है दैट्स इट, इतनी जरूरत है यहीं तक करेंगे जी दैट्स इट। और बहुत स्ट्रिक्ट अपने खर्चों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी करता है और अचानक से उसको लाभ मिल जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट से। होता है कई लोगों को, आपने देखा होगा शेयर खरीद के रखे हुए हैं 10 साल से, पता नहीं क्या है, 10 साल बाद देखा जी भाई साहब ये तो 200 गुना बढ़ गया। ऐसा फायदा भी हो जाता है ऐसे लोगों को। तो 12वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव से संबंध रखे, छठे भाव से रखे, तो उसका उसी हिसाब से उसको विपरीत फल मिलने लगता है, जो बुरे का बुरा, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये हो गया विपरीत राजयोग। अब राजयोग क्या होता है, अब ये अभी तक राजयोगों में अलग अलग वैरायटी बताई गई। अब प्योर राजयोग क्या होता है वो समझ लीजिए। प्योर राजयोग होता है जब लग्न का स्वामी 10म भाव में आकर बैठा हो। 10म भाव क्या है, व्यापार का, आपके व्यवसाय का, कर्म का। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने ही लग्न का स्वामी यानी वो स्वयं आकर अपने ही कर्म में आकर बैठ जाए तो कैसा पराक्रम होगा उस व्यक्ति का, कैसा कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, तो राजयोग कहलाता है। 10म का स्वामी अगर लग्न में चला जाए यानी कर्म का स्वामी लग्न में चला जाए तो अपने कर्मों से बनने वाला व्यक्ति होता है। अर्श से मतलब फर्श से अर्श पे आ जाता है अपने कर्मों से, चाहे गरीब घर में पैदा हुआ वो व्यक्ति एकदम निकल के आता है सामने, अरे
क्या चढ़ाई चढ़ी है इस इंसान ने, कर्म से बन जाता है। या जिस भी किसी स्थिति में हो, परिवार उससे उस परिवार को और ऊंची स्थिति में ले जाता है, अपने व्यापार को और अच्छी स्थिति में ले जाता है, ऐसा व्यक्ति होता है। लग्नेश दशमेश का शुभ भाव में संबंध हो। अब शुभ भाव कौन कौन से होते हैं, तो लग्न होता है, अब बाकी केंद्र, पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव होता है अति शुभ भाव, उसके बाद केंद्र के भाव शुभ होते हैं। तो इनमें से कहीं भी अगर लग्न और दशमेश दोनों साथ में बैठे हों, या आपस में दृष्टि संबंध कर रहे हो, या आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हो, तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज होती हो। फिर से रिपीट करता हूं कि लग्न का स्वामी और केंद्र का स्वामी अगर इन लग्न में बैठा, लग्न में प्रथम भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में आपस में युति करके बैठे हों, या केंद्र में युति करके बैठे हों, एक। दूसरी, अगर वो आपस को इन्हीं भावों से एक दूसरे को देख रहे हो, तो दूसरा। और तीसरा कि अगर वो आपस में परस्पर राशि परिवर्तन करके बैठे हो। अब इनमें से किसी भी भाव में गुरु हैं, गुरु चंद्रमा के भाव में बैठे हो, और चंद्रमा मान लो एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, या तो बैठे हो चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा बैठा है गुरु की राशि में, तो परस्पर राशि परिवर्तन हो गया, तो ये अच्छा भाव हो गया। अच्छा, ये भी बड़ा राजयोग में कहलाता है। लग्नेश नवम में हो, अब लग्न का स्वामी पहले दशम में गए थे वो भी राजयोग हो गया, अब नवम में गए तो वो भी राजयोग हो गया। अगर नवम में गए तो वो भी राजयोग है। भाग्य का मतलब लग्न का स्वामी स्वयं भाग्य के भाव में आके बैठा है, अपने हाथों से अपने भाग्य की लकीरों को बदल दे, अपने हाथ से अपने भाग्य को बना लेने वाला व्यक्ति। नवमेश लग्न में हो, यानी भाग्य का स्वामी लग्न में आके बैठ जाए, यानी कि भाई साहब उसके जीवन में तो घटने वाली अच्छी घटनाओं का उसको भी क्लू नहीं होता होगा कि भाई ये मेरे साथ हो कैसे जाता है, मैंने ट्राई किया, हो गया। मैंने, लोग लगा रहे हैं, डीडीए के फ्लैट्स निकल रहे हैं, टेंडर निकल रहे हैं, मैंने डाला, मेरा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। वो भाग्य का स्वामी लग्न में आके बैठा है, भाग्य बड़ा साथ देता है ऐसे व्यक्ति का। लग्नेश नवमेश शुभ स्थान में हो, या शुभ संबंध बना रहे हो। शुभ स्थानों में हो तो युति हो गई, दृष्टि संबंध बन गया, या परस्पर राशि परिवर्तन हो गया। तो लग्नेश और नवमेश का या तो परस्पर राशि परिवर्तन हो जाए, या दृष्टि संबंध शुभ स्थानों से आपस में एक दूसरे को देख रहे हो। अब लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो शुभ स्थान तो नहीं कहा जाएगा कि वहां से बैठ के देख रहा है कहीं पर, या नवम भाव का स्वामी आठवें में बैठा हो तो उसको हम शुभ भाव से तो देखा नहीं कहा जा सकता। तो दोनों शुभ भाव में बैठे हुए दूसरे को देख रहे हो, तो ये राजयोग कहलाता है। नवम का स्वामी दशम में हो, दशम का स्वामी नवम में हो, वो भी राजयोग होता है। एक नवम त्रिकोण भी हो गया, दशम केंद्र हो गया, तो लग्न और केंद्र और त्रिकोण का योग हो गया, राजयोग हो गया। नवमेश दशमेश शुभ स्थानों में हो, और मान लो कि संबंध नहीं भी बन रहा हो, लेकिन नवमेश अच्छे स्थान में बैठे हो, केंद्र में कहीं बैठे हैं, या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं, दूसरे त्रिकोण में पंचम में आके बैठ गए, लग्न में आके बैठ गए, केंद्र में बैठ गए। दशम भाव दशमेश जो है केंद्र में बैठे हों, या केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, कहीं भी बैठे हो, भले ही आपस में युति ना करके बैठे हो, दृष्टि संबंध नहीं बन रहा हो, परस्पर राशि परिवर्तन भी ना हो रहा हो, लेकिन शुभ स्थानों में बैठे हो, तो वो भी राजयोग में कहलाता है। अब खंड या राजयोग क्या होता है, ये जो बताया यह खंड राजयोग है। अब उसको खंड कैसे होता है, राजयोग पर बुरे ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति ऊंचाई से पतन उसका हो सकता है जीवन में, ऐसा होता है, उसकी महादशा पे उसका प्रभाव मिलने लगता है। मान लो कि एक राजयोग बना, पंच महापुरुष योग, या चलो उसकी बात कर लेते हैं राजयोग में। अब मान लो कि एक व्यक्ति है जो 6 महापुरुष योग लेके बैठा हुआ है, बड़ी ऊंचाई पर जाएगा। अब बड़ी ऊंचाई पर जाएगा, बड़े ऊंचे पद पर आसीन होगा, बड़ा न्यायपूर्ण व्यवहार होगा उसका, न्याय की मूर्ति बना बैठा होगा। और उस ग्रह पर, उस राजयोग पर अगर मान लो राहु या केतु या मंगल किसी की एक ऐसी दृष्टि पड़ती है जो उस कुंडली में बुरे भाव का स्वामी है या बुरी स्थिति में बैठा है,
तो वो जो राजयोग से प्राप्ति है वो तो होगी, लेकिन एकाएक वो उस स्थान से नीचे गिर सकता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जब बड़ी ऊंचाई पर जीवन में हासिल हुआ, एकाएक किसी काम के नहीं रह गए, एकदम बदनामी हो गई, सारा नाम पिट गया, सारा यश पिट गया उनका, सारी कीर्ति मिट गई उनकी। ऐसे होते हैं। कई क्रिकेटर्स हैं, बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया। हैंसी क्रोने हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े, मतलब कि अभी तक के सबसे बेस्ट कैप्टन रहे वो, दुनिया उनका लोहा मानती थी। लेकिन वो मैच फिक्सिंग वाले केस में फंसे और एकाएक बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। आज वो मर गए हैं, किसी को पता नहीं वो मर गए कि जिंदा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो इस तरह की खंड या राजयोग ये होता है, खंड हो जाता है। अब नीच भंग राजयोग होता है। अब नीच भंग राजयोग से मतलब क्या हुआ कि नीचता कहीं ग्रह में आई लेकिन वो भंग हो गई, तो वो विपरीत राजयोग के जैसा ही हुआ, लेकिन उससे कहीं प्रबल हो गया। कैसे बता देता हूं। अब मान लो कि किसी समय कोई चीज नीचता में मानी जाती थी, आज की तारीख में वो उच्चता में मानी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि पहले के जमाने में व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह अगर बलवान है, गुरु ग्रह अगर ठीक है, लोग कहते थे बंदा बहुत अच्छी कुंडली है इसकी। लेकिन आज के जमाने में शुक्र की प्रधानता भी बहुत है, तो वैल्यू सिस्टम आ गया। वैसे ही यदि कोई नीच ग्रह, नीचस्थ ग्रह, यानी कि किसी राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ पड़ा है, अब उसी के साथ उसी राशि का स्वामी, सपोज कि शुक्र मीन राशि में नीच के होते हैं, सॉरी बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। अब बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन उसी मीन राशि में गुरु भी आकर बैठे हों, तो वो नीच भंग हो गया। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, शनि ग्रह उनके साथ ही आगे बैठ गए, यानी उच्च के ग्रह आकर वहां पर बैठ गए, तो नीच भंग हो गया। तो ये होगा जिस या नीच ग्रह पर स्वस्थ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो। अब नीच ग्रहों पर स्वस्थ ग्रहों का प्रभाव कैसे हम करेंगे कि मान लो कि एक कुंडली है, उस कुंडली के अंदर कोई नीच अवस्था में कोई ग्रह आके बैठ गया, लेकिन उस पर कोई और ग्रह, चाहे मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी, अगर वो उस कुंडली के लिए शुभ भाव के स्वामी है और उनकी स्वस्थ दृष्टि, यानी कि वो खुद अच्छी अवस्था में बैठे हैं और वो अपनी दृष्टि भी उस भाव पर दे रहे हैं, तो भी नीच भंग हो जाएगा उसका, क्योंकि उस पर बहुत सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो वो प्रभाव नीच वाला प्रभाव खत्म होकर एकाएक ही उसका प्रभाव उलट हो जाएगा। यानी कि किसी के लाइफ में अगर कोई कट लग गया, मान लो किसी का यहां पर एक कट लग गया, अब वो कट लग गया या यहां पर कट लग गया, अब जब अब होता क्या है कि अरे यार दाग लग गया, चेहरे पे दाग लग गया, लेकिन फिल्म में उसको रोल मिल गया विलन का, और यही कट उसकी पहचान बन गई, और आज तक लोग उसको इस तरीके से पहचानते हैं, ये कट वाला व्यक्ति जो है इसकी पहचान ऐसी है, ये विलन ऐसा है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। नीच भंग हो गया उसका। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये इसका नीचता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि नीच भंग मतलब कि जिस चीज को हम बुरा मान रहे थे वो चीज ही अच्छा कर जाए। पंजाबी में कहते हैं फुद्दू रस आ गया, और गलती से कुछ अच्छा हो गया, बस वही स्थिति होती है नीच भंग की। और अच्छा हो गया ऐसा कि मैजिक ही हो जाता है, मिराकल हो जाता है। अब ये सभी हो गए, अब आते हैं मुख्य योग पर, जिसको हम सभी बहुत ही प्रबलता से जानते हैं, समझते हैं और देखना भी चाहिए एक हद तक। वो क्या है? वह है मांगलिक योग। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी मांगलिक योग की, तो देखिए अब मांगलिक योग समझाने लगा हूं। मांगलिक योग क्या होता है? मांगलिक योग होता है मंगल आपके लग्न के प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में,
ये ऐसे एक रेखा बनती है। यहां पर अगर मंगल बैठे हों तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। अब इस इस कुंडली के अंदर उसको विश्लेषण करते हैं। अब मान लो कि मंगल यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं, ठीक है जी, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, मांगलिक दोष है। लेकिन इसको हम और तरीके से वेरीफाई भी करते हैं। अभी तक हमने चंद्र कुंडली नहीं देखी है, तो वो चंद्र कुंडली देखते हैं। जब हम चंद्र से विचार करते हैं कुंडली का, तो चंद्र जो है यहाँ पर प्रथम भाव में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए तो 10, 11, 12। अब यहां से आके भी हम देखते हैं तो यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम या द्वादश में मंगल हो तो ये मंगल दोष बनता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर लग्न कुंडली में भी ये मंगल दोष बन रहा है और यहाँ पर भी मंगल दोष बन रहा है। यानी कि ये भारी उच्च, मतलब कि कहते हैं ना भारी मंगल मांगलिक दोष काफी भारी है इसका। एक होता है किसी एक कुंडली में ही मंगल दोष होता है तो हम उसको निम्न स्तर का मान लेते हैं, लेकिन मांगलिक दोष को मानते हैं। लेकिन यहाँ अगर दोनों ही कुंडलियों में अगर वो किसी इनमें से किसी भाव में बैठा दिख रहा है तो वो अच्छा मांगलिक दोष कहलाता है उसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।